हेलो दोस्तों, बहुत देर से देखी लेकिन आखिरकार अपन ने भी द केरला स्टोरी देख ही ली। और ये सच कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि ये फिल्म सच की आड़ में झूठ का कारोबार करती है। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं हाफ ट्रूथ, अर्थात अपनी कन्वीनियंस के हिसाब का एक सच बताकर उसके इर्द गिर्द इतने सारे झूठों का मकड़जाल बुन दो कि उस हाफ ट्रूथ को देखने सुनने वाले आम इंसान इस मकड़जाल में उलझ कर रह जाएं और पूरी ही चीज को परम सत्य मानने लगे। शर्तिया ये फिल्म ये तो सच दिखाती है कि रिलीजियस कन्वर्जन एक रियलिटी है। आईसिस ऐसे ही रिक्रूट करता है क्योंकि पूरी दुनिया में उसकी ऐसी ही मॉडस ऑपरेंडी है और यही आईसिस महिलाओं पर जो क्रूर अत्याचार करता है उसे भी फिल्म काफी हद तक सही दिखाती है। लेकिन इन सच्चाइयों की आड़ लेकर वो इतने सारे झूठ बोलती है कि कोई शक नहीं रह जाता कि ये एक एजेंडा ड्रिवन फिल्म है जिसका मकसद न सिर्फ एक पूरे स्टेट को बल्कि एक पूरे ही समुदाय को बदनाम करना है और एक झूठा और नफरती नैरेटिव खड़ा करना है। फिल्म का क्राफ्ट भी बिलो एवरेज है और इसकी मेन यूएसपी केवल कंटेंट की शॉक वैल्यू है जिससे फिल्म ऑडियंस को मैनिपुलेट करती है। खून खराबे और बलात्कार के काफी ग्राफिक सीन्स हैं जो सिनेमैटिक एस्थेटिक्स की कमी को चीख चीख कर बयां करते हैं। लेकिन यही तो इस फिल्म का मकसद है, दर्शकों को ऐसी शॉक वैल्यू देना जिससे वे आसानी से मैनिपुलेट हो सकें और दिखाए गए हर एग्जैजरेशन को सच मान बैठें। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जैजरेशन तो वही है जिसका सच अब सभी को पता चल चुका है, 32,000 का फिगर जो रातों रात 3 का हो गया था। पहले टीजर और फिर ट्रेलर में दिखाया और लिखा गया कि केरल में 32,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाया गया और उन्हें आईसिस भेजा गया और अब ये लड़कियां सीरिया से लेकर यमन तक के रेगिस्तानों में दफन हैं। लेकिन जब हंगामा हुआ तो रातों रात उस फिगर को 32,000 से 3 कर दिया गया, अर्थात सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी तक सिमटा दिया गया जिन्हें ब्रेन वॉश करके कन्वर्ट किया गया और आईसिस भेजा गया। मतलब अगर आपकी कहानी कुछ एक महिलाओं की है जिनके साथ गलत हुआ तो फिल्म के नाम में ही आपने पूरे केरल राज्य को क्यों लपेटे में ले लिया। द केरला स्टोरी नाम से तो ऐसा लगेगा कि वहाँ मासूम लड़कियों का मास कन्वर्जन होता है और ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है जिससे पूरा केरल ग्रस्त है। लेकिन फिल्म के पास तो 32,000 के भारी भरकम फिगर के लिए कोई सॉलिड जस्टिफिकेशन तक नहीं है। फिल्म के आखिर में मेकर्स ने यहाँ तक लिखा है कि हमने 32,000 का फिगर कंफर्म करने के लिए एक आरटीआई तक डाली, मगर हमें एक ऐसी वेबसाइट का एड्रेस दे दिया गया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने बिना ये फिगर किसी ऑफिशियल चैनल से कंफर्म किए अपनी फिल्म में जोड़ दिया और इसी 32,000 के फिगर ने ऐसी सनसनी मचाई कि मीडिया से लेकर आम आदमी तक इस फिल्म से जुड़ता चला गया। जबकि सच ये है कि ये फिगर बस हवा हवाई है और न सिर्फ घोर एग्जैजरेशन है बल्कि सच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है। फिल्म के आखिर में एक विक्टिम न सिर्फ इस फिगर को रिपीट करती है बल्कि वो यहाँ तक बोलती है कि अनऑफिशियली तो ये फिगर 50,000 तक जाता है। यानी कि डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने अपनी सुविधा अनुसार कभी 30,000, कभी 32,000 तो कभी 50,000 तक के ऊंचे ऊंचे फिगर्स उछाले और उतनी ही सुविधाजनक तरीके से सिर्फ 3-4 असली केसेस की कहानी अपनी पिक्चर में दिखाई। और ये जो सही केसेस हैं उनमें से ज्यादातर स्ट्रेट न्यूज ग्लोबल नाम की एक हिंदुस्तानी वेबसाइट की एक वीडियो स्टोरी पर आधारित है। नाम है खोरासन फाइल्स, द जर्नी ऑफ इंडियन इस्लामिक स्टेट विडोज, जिसमें केरल की 3 महिलाओं निमिषा संपत, सोनिया सेबेस्टियन और रफेला के इंटरव्यूज थे जो कन्वर्ट होकर शादी करने के बाद हिंदुस्तान से आईसिस गईं और अभी अफगानिस्तान की जेल में कैद हैं। इनमें से निमिषा एके फातिमा से प्रभावित होकर ही फिल्म का मुख्य किरदार शालिनी एके फातिमा को रचा गया है। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2016 से लेकर 2018 तक सिर्फ 60 भारतीयों ने आईसिस ज्वाइन किया और इनमें से केवल 13 महिलाएं थीं। इनमें भी केवल 6 केरल से थीं, जिसमें से क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट होने वाली 2 महिलाएं थीं तो हिंदू धर्म से कन्वर्ट होने वाली सिर्फ एक, यानी कि निमिषा संपत उर्फ फातिमा, जिसकी कहानी मुख्य रूप से द केरला स्टोरी सुनाती है, वो भी काल्पनिकता का ढेर सारा छौंक लगाकर। यहाँ ये भी बताना बेहद बेहद जरूरी है कि हिंदुस्तान से कितने लोग आईसिस गए इसका एकदम सही आंकड़ा शायद किसी के पास नहीं है और इसी बात का
फायदा उठाकर निर्देशक महोदय ने बिना सर पैर के फिगर्स कोट कर लिए हैं। 2019 में हमारे देश की होम मिनिस्ट्री ने बताया था कि अब तक एनआईए ने 155 हिंदुस्तानियों को अरेस्ट किया है जो आईसिस से जुड़े हैं या उसके सिंपथाइजर्स हैं। एनआईए की ही 2016 की चार्जशीट में 20 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 17 तो केवल केरल के एक जिले कासरगोड से थे, जो जगह द केरला स्टोरी में भी मौजूद है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसका नाम है कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 इंडिया, सिर्फ 66 हिंदुस्तानी आईसिस फाइटर्स के तौर पर लड़ रहे हैं। इसी तरह एक हिंदुस्तानी थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से लेकर 2018 तक हिंदुस्तान भर से 180 से लेकर 200 लोगों तक को आईसिस ने रिक्रूट किया है, जिसमें से 40 केस केरल के हैं। बाकी यूनाइटेड नेशंस की 2017 की एक रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया से लगभग 40,000 विदेशी लड़ाकों ने सीरिया और इराक जाकर आईसिस ज्वाइन किया है, अर्थात 110 देशों में से 40,000 लोगों ने। और एक हमारी द केरला स्टोरी है जो अकेले केरल राज्य से 32,000 महिलाओं को आईसिस पहुंचा चुकी है। यानी कि प्रॉब्लम तो है, आईसिस रिक्रूट करने के लिए इंडियन यूथ को रेडिकलाइज भी करना चाहता है और ब्रेन वॉश भी, लेकिन इसमें वो अभी तक ज्यादा सफल नहीं हुआ है। इसीलिए तो 140 करोड़ लोगों के देश में मोटा मोटी लगभग 100-200 या बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करें तो 300-400 लोगों के ही आईसिस में भर्ती होने की संभावना ऑफिशियल चैनल से मिलती है। तो ऐसे में 30-32-50,000 तक के फिगर कोट करना, वो भी सिर्फ महिलाओं के, और वो भी सिर्फ केरल से, न सिर्फ काफी हास्यास्पद है बल्कि एकदम झूठ भी नजर आता है। ऊपर से सुदीप्तो सेन का केरल के एक्स सीएम ओमान चांडी और वीएस अच्युतानंद को कोट करने वाला लॉजिक पहले ही धराशायी हो चुका है। उस पर कई वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, इसलिए यहाँ उस पर अलग से बात करने का कोई फायदा नहीं। अगर आपने ऐसे वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको उनके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि ये भी आर्ग्यूमेंट पेश किया जा रहा है कि भले ही ये आंकड़ा बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है, लेकिन तब भी अगर 3-4-5 महिलाओं के साथ भी फोर्स कन्वर्जन हुआ है और उन्हें आईसिस ज्वाइन कराने के लिए ब्रेन वॉश किया गया है, तो उस गंभीर मसले पर फिल्म बनाने में दिक्कत क्या है। शर्तिया ऐसी फिल्म बनाने का अधिकार सबको है और बनानी भी चाहिए, क्योंकि हम में से कोई भी कन्वर्जन की इस रियलिटी को डिनाई नहीं कर रहा। यूरोप में आईसिस किस तरह ऑपरेट करता है, उस पर कैलिफेट नाम की एक हार्ड हिटिंग सीरीज बन भी चुकी है। लेकिन असल दिक्कत यह है कि फिर आपको उन 4-5 प्रूवन केसेस के लिए एक पूरे स्टेट को बदनाम करने का हक नहीं मिल जाता, और एक पूरे समुदाय को तो बदनाम करने का हक बिल्कुल नहीं मिलता है। आपकी फिल्म का नाम द केरला स्टोरी होना ही नहीं चाहिए था, बल्कि जिन महिलाओं की ये मार्मिक आप बीती है उनके व्यक्तित्व या कहानी के इर्द गिर्द बुना कोई नाम होना चाहिए था। और आपकी फिल्म को ऐसा भी नहीं होना चाहिए था कि कुछ प्रूवन केसेस के दम पर आप एक पूरे समुदाय को नीचा दिखाएं। फिल्म ऐसे बनाएं जैसे केरल के एक पूरे समुदाय के पास षड्यंत्र रचने और मास कन्वर्जन कराने के अलावा दूजा कोई काम ही नहीं है। इस फिल्म को देखते वक्त मुझे एक पाकिस्तानी फिल्म भी याद आती रही, नाम है खुदा के लिए, जिसमें ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाने का जो डिपिक्शन था वो ज्यादा रियल था, ज्यादा ऑथेंटिक मालूम होता था। अगर द केरला स्टोरी इसी तर्ज पर रेडिकलाइजेशन और ब्रेन वॉशिंग को सलीके से दिखाती, सच के साथ मेथोडिकल तरीके से दिखाती, तो शायद सच्चा और इम्पैक्टफुल सिनेमा बनाती, ना कि झूठ का पुलिंदा पेश कर एक पूरे स्टेट, एक पूरे रिलीजन को टारगेट करती। एक और इंटरेस्टिंग पहलू जो ज्यादातर लोग मिस कर रहे हैं वो ये है कि जिन 3-4-5 लड़कियों की जिंदगियों पर यह फिल्म आधारित है, उनमें से 3 अभी अफगानिस्तान की जेल में हैं और कई बार भारत सरकार से उन्हें वापस हिंदुस्तान बुलाने की गुहार लगा चुकी हैं। लेकिन हमारी भारत सरकार हर बार उनके आवेदन को नकार चुकी है, क्योंकि ये सभी आईसिस टेररिस्ट हैं और हमें इनसे कोई सहानुभूति नहीं है। अब अगर केरल की 32,000 मासूम लड़कियों को ब्रेन वॉश करके कन्वर्ट करके आईसिस भेजा गया था, जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है, तो क्या उन 3 बेबस लड़कियों को भारत वापस नहीं लाना चाहिए और उनकी मदद से
क्या उन गिरोहों का भांडाफोड़ नहीं करना चाहिए जो इस तरह के सो कॉल्ड मास कन्वर्जन करवा रहे हैं। अगर आपको वक्त मिले तो इन 3 लड़कियों पर बनी वो वीडियो स्टोरी भी जरूर देखिएगा जिस पर ये फिल्म आधारित है। स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल के यूट्यूब चैनल पर खुरासन फाइल्स द जर्नी ऑफ इंडियन इस्लामिक स्टेट वीडियोज। इसमें आपको साफ साफ नजर आएगा कि इन तीनों लड़कियों में अभी भी कोई रिमोर्स नहीं है। वे कहीं पर भी ये नहीं कह रही कि उनके साथ गलत हुआ या फिर उन्हें फंसाया गया। उन्होंने तो इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने तक पर कोई खास अफसोस नहीं जताया और शायद उनके इसी रेडिकलाइजेशन की वजह से भारत सरकार उन्हें वापस इंडिया नहीं ला रही है। तो क्या द केरला स्टोरी में जिस भावुकता के साथ इन्हीं लड़कियों का चित्रण किया गया है वो एकदम सही है? क्या वो हमारी ये भावुकता डिजर्व भी करती हैं? हम दर्शकों को इमोशनल करके इन लड़कियों को जिस हिसाब से विक्टिम की तरह पेश किया गया है, क्या वही असली कहानी है? आप खुद ये फैसला कीजिए और केवल ये फिल्म मत देखिए बल्कि ये वीडियो स्टोरी भी देखिए और बाकी के फैक्ट्स पर भी गौर कीजिए। फिर खुद डिसाइड कीजिएगा कि ये फिल्म कितना सच दिखाती है और कितना सारा झूठ दिखाकर प्रोपेगेंडा फैलाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।